सुप्रभात। अध्याय 1 पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11वीं। अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्या है? अगर हम संविधान की परिभाषा का बात करते हैं तो संविधान का परिभाषा जो है एक लिखित दस्तावेज है या दस्तावेजों का समूह है जो राज्य के गठन, शासनों के सिद्धांतों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। अर्थात वह एक ऐसी नियमावली है जिसके तहत राज्य को किस तरीके से राज्य व्यवस्था की बात की गई है, किस तरीके से कौन से सिद्धांतों पर हम एक अच्छा राज शासन चला सकते हैं और नागरिकों के जो उन्नति के रास्ते में जो भी अधिकार उन्हें चाहिए होंगे वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की एक पुष्टि करके हमने एक नियमावली तैयार की, हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया, हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया, हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, हमने एक डॉक्यूमेंट को बनाया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? संविधान। अब उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में लिखित संविधान है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक गैर लिखित संविधान। लिखित संविधान जो होते हैं किसी भी देश के एक संदर्भ में अगर हम देखें, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, भारत, तो इसमें कुछ ऐसे मूल होते हैं, जैसे हमारे पास गांधी मूल है, हमारे पास कुछ ऐसे फिलॉसफिकल जैसे कह सकते हैं कि अम्बेडकर के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उदारवादी संस्कृतियों को दर्शाती है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने एक लिखित संविधान तैयार तो कर लिया, पर कुछ ऐसे जगहों पर जैसे इंग्लैंड में गैर लिखित संविधान होता है। वहाँ पे जो भी परंपराएं परस्पर चलती आ रही हैं लंबे समय से, वो सारे भागीदारी करते हैं एक संविधान लिखने में, कि जैसे जैसे जो भी परंपराएं चलती गई वो एक किताबों में उन्होंने मेंशन करते गए, लिखते गए, और इस तरीके से उनकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, गैर लिखित परंपराएं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप का पहचान बन गई। और हमारे यहाँ लिखित संविधान है जो कि बहुत सारी चीज़ों पर हमारे अपने एक फिलॉसफिकल, हमारे एक अपने परंपरागत सिद्धांतों पर बेस्ड होता है, आधारित होता है, तो वो हमने चुना। अब यहाँ पे ये है कि महत्व क्या है? महत्व क्या है संविधान का? तो समाज में समन्वय बनाने का और विश्वास स्थापित करने का यह काम करती है। शक्ति का वितरण करती है कि कैसे शक्ति जो है वो न्यायपालिका, नगरपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों में बटेगी। और सरकार की जो सीमाएं हैं, ठीक है, वो सीमाएं वो कैसे तय करेंगे? लोगों की सरकार की सीमाएं को तय करने का अर्थ कि गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ है, सरकार जो हमारे यहाँ है, उन पे वो थोड़ा बहुत एक ऐसा उन्हें ढांचा देगी जिसके अंतर्गत रह के वो काम कर सके देश के लिए, लोगों के लिए, ना कि अपने से वो कोई भी तरीके का मनमाना तरीके का अपना कोई भी जजमेंट ले सके, अपना कोई भी प्रारूप तैयार कर सके जिस ढांचे पे वो मनमाने ढंग से देश को चलाना चाहे। वह अपना एक तरीका देखे, एक वे देखे, उन्हें एक वे कैसे मिलेगा, एक रास्ता कैसे मिलेगा? वैसे मिलेगा जब वो संविधान की किताबों को देखेंगे, उसमें क्या क्या उल्लेख है, और इससे तरीके से वो सुशासन कर पाएंगे। अब लोगों की आकांक्षाएं और नैतिक पहचानों को व्यक्त
भी करता है ये, कि आपकी आकांक्षाएं होंगी कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, पायलट बने। तो ये आकांक्षाएं आपको कैसे पूर्ण होगी? ये होगी सीधे सीधे अगर आप अच्छा तरीके से अपना विद्या ग्रहण करिएगा, एजुकेशन लीजिएगा। एजुकेशन का जो हक वो क्या देता है? आर्टिकल 21 हमें अपने लाइफ को राइट टू लाइफ देता है, जिसके तहत जो है आर्टिकल 21A में के तहत हमें एजुकेशन का अधिकार मिलता है। ओके, विद्या का अधिकार मिलता है। अब इसके तहत या बहुत सारी सार्वजनिक जो स्कीम्स आती हैं, जो भी अलग अलग, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान जो 2005 में आए, तो इस तरीके की जो कैंपेन सरकार निकालती है, तो ये सारी क्यों है? ये सारा इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने यह चीज़ें दी हैं सरकार को कि वो उन पे सोचे और कुछ अच्छा लेकर आए। और इसी के साथ अगर हम इस अगर एक दायरे में अगर आर्टिकल 21A के दायरे में हम ये सोचें, तो संविधान कितना अच्छा है कि हमें ये एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनाएगा इस विद्या एजुकेशन के हेल्प से, और फिर एजुकेशन की सहायता से, और फिर हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं समाज में कि हाँ, हम एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि चलिए अब हम आगे देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी। अगर समन्वय और विश्वास की बात करें तो समाज के लिए बुनियादी नियम को कौन प्रदान करता है? हम शांतिपूर्ण सहयोग करके आपस में रह सके। हम, आपने कम्युनल हार्मनी का नाम सुना होगा कि समाज में हम सांप्रदायिकता, झगड़ों से दूर आपस में समावेश बना के प्यार से कैसे रह सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक बुनियादी नियम ज़रूर होनी चाहिए। और वो बुनियादी नियम हमें कैसे मिलती है? वो बुनियादी नियम हमें समाज के लिए संविधान से ही मिलती है, हमें संविधान से ही मिलती है। अब है कि नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जो कानूनी बाध्यता और विश्वास है, वो भी हमें संविधान से ही मिलती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बिना नियम के समाज बहुत असुरक्षित और अव्यवस्थित है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी ये कानून नहीं हो कि हम चोरों को कैसे सज़ा दें, हम जो भी हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, लैंड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी ज़मीनी विवाद होती है, उन सब चीज़ों पर कैसे फ़ैसला सुनाएं। हम अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसे कैसे बोलें। तो ये सारी चीज़ें जो है आप संविधान में पढ़ेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए लिस्ट बनी है। अलग अलग जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, अलग अलग संघिक जो हमारा सरकार है, जैसे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो हमारे फिनेंसेस को देखती है। ओके, एजुकेशन को जो है हमारा वो राज्य सरकार देखता है। तो बहुत सारी चीज़ों की कानूनी बाध्यता बनाई गई है और विश्वास में इस नियमों को पालन किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी, कि हमारे मतलब हमारे जितने भी चुने गए जितने भी MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो लोग होते हैं, या फिर जो हमारे MLA हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में बैठते हैं, राज्य विधानसभा में बैठते हैं, काउंसिल में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं, हमारे MLCs, ठीक है। तो ये सब लोग अपनी बाध्यता के अनुसार हम पे अकाउंटेबल है, क्योंकि हम इन्हें चुनकर भेजते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब सीधे सीधे या फिर किसी के द्वारा। लेकिन ये सुनिश्चित कैसे होता है? तो संविधान। अब यह उदाहरण के तौर पे बिना नियमों के समाज बहुत असुरक्षित हो जाएगी, कोई किसी को सज़ा देने वाला नहीं रहेगा गलती पे। हमें किस तरीके की ड्यूटीज़ करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, हम ये भूल जाएंगे। लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, वो अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे, वो एक अलग तरीके का
हम कह सकते हैं कि सामाजिक असुरक्षा को महसूस करेंगे, वो एक तरह से आर्थिक असुरक्षित महसूस करेंगे, वो एक तरीके से कानूनी असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग उदाहरण हैं। अब प्रश्न ये है कि संपत्ति, शिक्षा या भेदभाव जैसे मुद्दे पे सहमति कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम सब ने बहुत सारे कानून जो हैं वो डाले हैं। जैसे शिक्षा के लिए हमने बताया आर्टिकल 21A के तहत, भेदभाव के लिए हमने आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जिसमें हमने अबॉलिशन छुआछूत पे को बंद करने का कानून बनाया। संपत्ति के लिए भी हमने बनाया। अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2025 आया है 2025, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2025, जिसके तहत अब बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। तो हमने ये सारी जो है अलग अलग जो संवैधानिक संशोधन करके बनाए हैं जितने भी कानून, तो ये सब हमें बताता है कि किस तरीके से हम इन सभी नियमों से सुरक्षा और व्यवस्था दोनों कर सकते हैं, दोनों पा सकते हैं हमारे समाज में। अब संविधान इन विवादों को सुलझाने के लिए नियम ही बनाता है। अब है संविधान के क्या कार्य हैं। संविधान के यह कार्य हैं कि समाज के जो भी सदस्य हैं उनके बीच में बुनियादी नियमों का समूह प्रदान करना, पहला। दूसरा ये कि शक्ति का वितरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं, यह मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। यह तय किया करना कि सरकार कैसे बनेगी और निर्णय की शक्ति किसके पास कैसी होगी। जैसे कि हम विधायिका की बात करें तो उनके पास क्या है, उनके पास रूल बनाने, उनके पास कानून बनाने की क्षमता है, ठीक है। अगर दूसरा बात करते हैं कि कार्यपालिका की क्या बात है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे IAS अधिकारी, हमारे जिला के SSP, तो उनकी क्या है कि वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर को देखें कि किस तरीके से सब कुछ सही है कि नहीं, सुशासन है कि नहीं, प्रशासन को देखें, और जो भी स्कीम्स वगैरह जो सरकार बनाती है कानून के अंदर, उनको अच्छे से हर जगह इम्प्लीमेंट करवाएं, हर जगह उनका पालन करवाएं। अब है कि तीसरा है क्या, न्यायपालिका। अगर आपके साथ कोई भी गलत कार्य होता है, लोग आपको परेशान करते हैं या कहीं भी, या फिर बाकी दो विधायिका या और कार्यपालिका से भी कोई गलती होती है और आप उससे परेशान हैं, तो आप न्यायपालिका चूँकि इंडिपेंडेंट होती है, वह किसी के दबाव में नहीं होती है और वह खुद के फैसले खुद लेती है, इसीलिए आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक आत्मनिर्भर न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, जो कि आपको सोशल जस्टिस दिलाएगी, इक्वालिटी दिलाएगी, सामान्य अधिकार दिलाएगी, समानता का बोध कराएगी। और इसके लिए हम इसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का देख रेख करने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा भूमिका होता है, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे है, आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जस्टिस BR गवई ने लिया है अभी शपथ एज हमारे नए CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे है कि सरकार की सीमाएं क्या होती हैं। अब है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखना, जैसे कि भाषा, वो किस भाषा के हैं, उनकी धर्म क्या है, वो किस संगठन या एसोसिएशन, जिसको अंग्रेज़ी में एसोसिएशन कहते हैं,
उससे बिलोंग करते हैं, और ये सभी व्यक्त करने के लिए, इन सभी की अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों पे विचार करे और उसे गारंटी दे, उसकी गारंटी दे, यानी उसे कंफर्म करे हमारे लिए, उसे हमारे लिए ज़रूरी बनाए, और उसे तवज्जो दे के हमारे किसी भी तरीके के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे जब तक वो ज़रूरी ना हो। सरकार की शक्ति पर अंकुश भी इसी प्रकार से लगता है जब वो नागरिकों के सर्व अधिकारों पर ध्यान देती है, नहीं तो सरकार अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर सकती है। आकांक्षाएं और लक्ष्य की बात करें, जो चौथा कार्य है, सरकार को समाज की आकांक्षाएं जैसे समानता, न्याय को पूरा शक्ति देना चाहिए। नैतिक पहचान, लोगों की साझा पहचान और मूल्यों को व्यक्त करना भी संविधान का ही काम। भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है लचीलापन और कठोरता, संज्ञक रूप और एकात्मक भावना, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ एकात्मक भावना, यानी यूनिटरी फीचर्स। ये किस चीज को दर्शाता है? तो लचीलापन। लचीलापन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में कठोरता यानी रिजिडिटी। ठीक है, अर्थात हम जब चाहे संविधान के नियमों को अपने अनुसार बदल सकते हैं, और ये हम संशोधन करके कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। कठोरता, जैसे कि हमारा जो संविधान है वह एक बार लिखित संविधान है, पहले वो ड्राफ्ट हो चुका है, पहले वो पारित हो चुका है, लिखा जा चुका है। तो वो एक तरीके से उसमें जो है एक तरीके का रिजिडिटी भी है कि वो ऐसे ही नहीं बदल सकता। उसके लिए चाहिए बहुत प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारा प्रावधान, जैसे कि हम सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। संघीय रूप मतलब हम क्या जानते हैं? संघीय रूप मतलब कि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जिसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, और एकात्मक भावना। एकात्मक भावना में कैसे कह सकते हैं कि हाँ, इसका यूनिटरी फीचर हो, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सांघिक विशेषताओं में क्या है? लिखित और लचीला संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच का जो शक्ति वितरण है, जैसे कि केंद्र क्या संभालेगा, इसको हम देख सकते हैं सेवेंथ शेड्यूल में। ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल में जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। यानी यूनियन लिस्ट के तहत क्या है, उसमें जितनी भी चीजें होंगी, जो सब हमारा सेंटर संघ देखेगा। ठीक है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो देखेगी, जो संसद में बैठी सरकार है वो देखेगी। लेकिन जब हम बात करें स्टेट लिस्ट के या राज्य सूची के बारे में बात करें, तो वो राज्य सरकार देखेगी। और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट सूची की बात करें तो वो कौन देखेगा? वो दोनों आपस में मिला के देखेंगे। लेकिन उसमें भी जो ज्यादा प्रतिशत होता है वो केंद्र का होता है। फिर न्यायपालिका। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका और साथ ही साथ कार्यपालिका दोनों से ही ऊपर होता है। और वो आ, हमारा असली गार्जियन है। वो हमारा गार्जियन क्या के लिए है? हमारे संविधान का, हमारे राइट्स का, हमारे अधिकारों का। वे द्विसदस्यीय विधायिका क्या है? तो हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर जानते हैं, जिसमें दो दो ऐसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर
जिसमें दो ऐसे भवन होते हैं, दो ऐसे हाउसेस होते हैं, जिसको अपर हाउस बोलते हैं और लोअर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस में राज्यसभा, लोअर हाउस में लोकसभा। और संविधान की जो वैश्विक प्रेरणा है वह ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरिश आयरलैंड के संविधानों से ली गई है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसे बनाया गया है। अब बात करते हैं संविधान की प्रभावशालीता। विश्वसनीय निर्माता कौन रह चुके हैं? तो वो हमारे कुछ नेता जैसे नेहरू, अंबेडकर, पटेल। ये जनता का विश्वास था और इसका स्रोत जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से भी आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। शक्ति का संतुलन सिखाता है संविधान, जिसमें विधायिका को क्या करना है, अर्थात लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका अर्थात अर्थात एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, और न्यायपालिका अर्थात ज्यूडिशरी को क्या करना है। और कुछ स्वतंत्र निकाय जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको क्या करना है। अवरोध और संतुलन की प्रणाली क्या है, कि किस तरीके से हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से न्यायिका जो है वो कार्यपालिका का सहयोग करता है, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो उनका जवाबदेही होते हैं। न्यायपालिका किस तरीके से, जब कार्यपालिका और विधायिका अपना काम नहीं करे तो उनके कामों में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं। जब विधायिका अपनी काम नहीं करती है और वो कोई भी फैसला ऐसा पारित कर दे जो संविधान के किसी भी मूल भाव को तोड़ता मरोड़ता हो, तो उस वक्त न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वह उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दे, अर्थात उनको हटा दे या मान्य नहीं घोषित करे, रद्द कर दे। कार्यपालिका जब अपने काम में बहुत ज्यादा नहीं सक्षम होती है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करता है। तो इस तरीके से शक्ति का संतुलन बना होता है। अब जनता की आकांक्षाएं क्या है? जनता की आकांक्षाएं हैं कि उन्हें इक्वालिटी मिले यानी समानता मिले, स्वतंत्रता मिले यानी फ्रीडम मिले, उन्हें भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड मिले, जिसमें सब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी अर्थात मतलब अलग अलग कम्युनिटी सब एक साथ रहे और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस मिले। उद्देश्य प्रस्ताव के मूल्यों का समावेश अर्थात प्रियम्बल प्रियम्बल जो प्रस्तावना जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया से पढ़ते हैं, ये सारे मूल्यों को दर्शाता है जो संविधान में प्रस्तुत की है। लचीलापन यानी जहां भी यथास्थिति परिवर्तन की संभावना है वहां पे ये अ, संशोधन का भी काफी हद तक एक बड़ा सा दायरा हमें प्रस्तुत करता है, हमें देता है। अब उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या है? भारत एक स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट, संप्रभु
यानी सोवरेन, गणराज्य यानी रिपब्लिक है। यहाँ के जो भी संघ है वो प्रांत, प्रोविंस, रियासतें, और ये सारी जो है वो खुद पे चलती है। ठीक है, ये स्वैच्छिक है, ये खुद की ऑटोनॉमी रखती है, ये अपने फैसले खुद लेती है। ये सारे प्रांत, रियासतें सारे संघ में ही आते हैं। शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। संविधान को शक्ति जनता से मिलती है। अधिकार किस तरीके के अधिकारों की बात करता है? सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल, जस्टिस, भाषण यानी स्पीच, राइट टू स्पीच, अपनी बातों को बोलने का अधिकार, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का अधिकार, अपने धर्म को प्रोपगेट, प्रोफेस, जैसे हम अपने प्रचार प्रसारण करते हैं अपने धर्मों का। संगठन की स्वतंत्रता, कि हम कहीं भी अपना संगठन, अपना एसोसिएशन, एसोसिएशन अर्थात संगठन बना सकते हैं और वहां पर अपने पब्लिक मीटिंग को अपने एक छोटे से संगठन में जो भी चर्चा, परिचर्चा करने का किसी भी मुद्दे पे एक आयोजन करवा सके। तो ये सारी स्वतंत्रता हमें तो संविधान प्राप्त करता है। सुरक्षा की बात करें तो अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी है, जो दलित है, जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। विश्व की शांति, जैसे कि वैश्विक कल्याण में योगदान करता है। संविधान को प्रभावी बनाने का के कारक, निर्माण प्रक्रिया, विश्वसनीय नेताओं द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर जो भी नेता, जैसे नेहरू, गांधी, अंबेडकर, जिन सबों ने, पटेल, जिन सबों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई, उनके विश्वास के आधार पर लोगों ने उन पे विश्वास किया, भारत के नागरिकों ने उन पे विश्वास किया, और फिर उन्होंने व्यापक रूप से विचार विमर्श करके और बहसों द्वारा ये प्रक्रिया, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया। 2 साल 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे इन सभी कामों में। संस्थागत संतुलन के लिए शक्ति का बंटवारा हुआ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग, जो एक तरह से हम कह सकते थे इंडिपेंडेंट बॉडी थी, जो किसी भी किसी भी जो ऐसे राजनीतिक पार्टी होती थी अ, उनके लिए कभी खड़े नहीं होते थे। वो हमेशा जो है वो एक अपना निष्पक्ष रूप से तैयार रहते थे चुनाव करवाने के लिए। न्याय और समावेश की बात करें तो सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता का अधिकार था। अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा की बात थी, जो माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन हम कह सकते हैं। लचीलापन, परिवर्तन के लिए संशोधन की संभावना भी दी गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि पार्ट 20 में, ये रोमन में मैंने 20 लिखा है, पार्ट 20 में अमेंडमेंट यानी संशोधन की सुविधा हमें संविधान देता है। निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसके तहत हम उसे कभी भी सुधार सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, उससे कुछ घटा सकते हैं रिपील करके, और कभी-कभी हम उसमें कुछ हटा भी देते हैं। अ, या चलिए, अगर हम कह सकते हैं कि सुधार कर सकते हैं, कुछ सुधार करने के लिए मॉडिफाई करते हैं, बढ़ाते हैं।
अब जनता की आकांक्षा को व्यक्त करता है या शक्ति का संतुलित बंटवारा करता है। ये समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देने का स्रोत है संविधान। वैश्विक प्रभाव, जैसे दक्षिण अफ्रीका, जहां नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पहले ही राजनीतिक पुस्तकों में पढ़ा होगा, जैसे देश के लिए प्रेरणा है हमारा संविधान। तो अगर हम ये सारे चीजों को पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों पे सोच सकते हैं कि संविधान कैसे समाज को एकजुट करता है। तो ये हमें अलग अलग तरीके के मूल भाव को देता है। जैसे हमें भाईचारा सिखाता है, हमें समानता का अधिकार सिखाता है, हमें न्याय प्रिय बनाता है, हमारा अ, हमें उदारवादी संस्कृति की तरफ ले जाता है, जहाँ हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम एजुकेशन के लिए लड़ सकते हैं, हम इक्वल वेज के लिए यानी इक्वल पगार, समान पगार के लिए लड़ सकते हैं। ये कैसे दीर्घकालीन स्थिरता को सुनिश्चित करता है? आज्ञा लेती हूँ आप सबसे, तब तक के लिए आप इस पर विचार करें। धन्यवाद।